बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अनीस अब्बास है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक है टर्नओवर रेशियोज। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि एक्टिविटी रेशियोज क्या होती हैं, कितनी टाइप की होती हैं, उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। और उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस की डिटेल देखी थी कि फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस होता क्या है, इसके क्या कौन से स्टेप्स होते हैं, इनको कैसे परफॉर्म करना होता है। तो उनमें जो पहला स्टेप था फाइनेंशियल रेशियो कैलकुलेशन, हम उसको लेके आगे चल रहे हैं और साथ ही साथ हम उसकी इंटरप्रिटेशन भी स्टेप बाय स्टेप देखते आ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टर्नओवर रेशियोज। टर्नओवर रेशियोज का एक और नाम भी होता है, इनको हम एक्टिविटी रेशियोज भी कहते हैं। हर बिजनेस का एक एक स्पेसिफिक मोटिव होता है। अगर हम जनरल सेंस में देखें तो बिजनेस का या ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या होता है। वैसे तो हम कहते हैं कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। इस मोटिव को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को शेयर प्राइस इंक्रीज करनी पड़ती है। अब शेयर प्राइस उस वक्त इंक्रीज होती है जब ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इंक्रीज होता है। तो इस मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट इंक्रीज करना पड़ता है। और प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। जैसे एक्टिविटीज परचेजिंग हो गई, यानी रॉ मटेरियल वगैरह परचेज किया जाता है। इसी तरह और भी काफ़ी सारी, यानी मैनेजमेंट हो गई, मार्केटिंग हो गई, यानी डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। और उसमें मेन एक्टिविटी है कि ऑर्गेनाइजेशन सेल्स करती है। ऑर्गेनाइजेशन की मेन एक्टिविटी सेल होती है। यानी अगर से ये बाकी एक्टिविटीज़ हैं, ये प्रॉफिट को इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। जबकि ये जो सेल होती है ये डायरेक्टली अफेक्ट करती है। यानी सेल इन ज़्यादा होंगी तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, सेल कम होंगी तो प्रॉफिट भी कम होता है। जबकि बाकी रॉ मटेरियल की परचेज हो गई या मैनेजमेंट हो गई, अब परचेज ज़्यादा करे लाजमी नहीं है कि प्रॉफिट ज़्यादा हो, परचेज कम करे लाजमी नहीं है कि प्रॉफिट कम हो जाए ऑर्गेनाइजेशन का। ये बाकी एक्टिविटीज़ जो हैं इसी तरह की, जैसे परचेज, मैनेजमेंट, मार्केटिंग हो सकती है, रिक्रूटमेंट होती है, यानी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। ये अफेक्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन को, यानी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को अफेक्ट करती हैं, बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। इसलिए हम इनको सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में लेंगे, जबकि प्राइमरी एक्टिविटी हमारी जो है वो सेल है, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करती है प्रॉफिट को। तो सेल एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका डायरेक्ट अफेक्ट है हमारे प्रॉफिट पे। और इस ये जो स्पेसिफिक रेशोज हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं ये एक्टिविटी रेशोज हैं। मतलब
एक्टिविटी अब हम कंसीडर करेंगे कि सेल ही है, क्योंकि मेन एक्टिविटी तो यही है जिससे प्रॉफिट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। हम इस एक्टिविटी का मतलब सेल लेंगे। एक्टिविटी रेशोज ऐसी रेशोज जो सेल के रिलेटेड है। हर रेशो में सेल का कोई ना कोई अमल दखल होगा। एक्टिविटी रेशोज में सेल हर जगह पे किसी न किसी लिंक के थ्रू कंसीडर की जाएगी। अब इसी को टर्नओवर रेशोज भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हमने रॉ मटेरियल परचेज किया था, उस पे प्रोसेस किया, फिर उसको आगे हमने सेल कर दिया, यानी टर्नओवर कितने टाइम में हो रहा है, बिजनेस के अंदर जो चीज है वो कन्वर्ट होके आगे बिजनेस से बाहर कितने टाइम में जा रही है। इसलिए हम इन रेशोज को टर्नओवर रेशोज भी कहते हैं। अब ये सारी चीजें हम इसी स्पेसिफिक कैटेगरी में डिस्कस करेंगे कि कितनी टर्नओवर रेशोज होती हैं एक्टिव। ये सब एक्सप्लेन करने का मकसद यही था कि इनको एक्टिविटी रेशो कहते हैं, ये दूसरा नाम है टर्नओवर रेशो का। और इससे हमें एक चीज समझ आ रही है, एक्टिविटी के मेन एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की होती है सेल। इन सब रेशोज में कहीं ना कहीं सेल एक पार्ट होगा। जो फाइनेंशियल रेशोज हम देखते हैं, ये बेसिकली जैसे मैंने स्टार्ट में इंट्रोडक्टरी पार्ट में समझाया था कि कंपैरिजन होता है, हम कंपैरिजन करते हैं। ये कंपैरिजन के आगे हमने टाइप भी देखी थी। अब ये कंपैरिजन हो सकता है दो एसेट के दरमियान हो सकता है, या लायबिलिटी या एसेट के दरमियान हो सकता है। वो मेन मेन कैटेगरीज थी कंपैरिजन की के टाइम सीरीज एनालिसिस और क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस या कंबाइंड एनालिसिस। वो हम ओवरऑल करते हैं, जबकि हर एक रेशो के अंदर भी हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। जैसे हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हमने करंट रेशो फाइंड आउट की थी। करंट रेशो क्या था, करंट एसेट को हमने डिवाइड कर दिया था करंट लायबिलिटीज पे। अब इनके दरमियान हम कंपेयर कर रहे थे कि हमारे पास एसेट कितने हैं, करंट एसेट कितने हैं और करंट लायबिलिटीज कितनी है। इसमें ज्यादातर हम ऐसी रेशोज आएंगे जिसमें हम दो एलिमेंट को आपस में कंपेयर करेंगे। तो ये नाम शो कर रहा है एक्टिविटी रेशोज, तो इसमें एक एलिमेंट क्या होगा, सेल होगा। हर रेशो के नाम से ही उसका फार्मूला बनता है। जैसे टर्नओवर रेशोज हैं, या दूसरा नाम है एक्टिविटी रेशोज। एक चीज हमें पता चल गई कि उसमें सेल होगी। दूसरा डिफरेंट आगे हम अभी रेशोज देखते हैं, उन्हीं के नाम से ही हम उसका फार्मूला बनाएंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पे और है कि जितनी भी रेशोज हम फाइंड करते हैं, ये रिलेटिव वैल्यूज होती हैं। जैसे हमने ये एग्जांपल ली कि करंट एसेट की वैल्यू करंट लायबिलिटीज के लिहाज से क्या है, तो ये एक रिलेटिव वैल्यू है ना। इन रेशोज में हम रिलेटिव वैल्यूज ही फाइंड करते हैं। तो अब हम चलते हैं कि हमारी टर्नओवर रेशोज या एक्टिविटी रेशोज कौन कौन सी। सबसे पहले है हमारे पास टोटल एसेट। ये थोड़ा मैं इनको टोटल एसेट टर्नओवर रेशो।
अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि टर्नओवर का मतलब, इनको हम एक्टिविटी रेशोज भी कहते हैं। अब इसी नाम से ही हम इसका फार्मूला बनाएंगे। एक हमारे पास है कि ये है टोटल एसेट टर्नओवर, यानी टोटल एसेट एक एलिमेंट होगा। हम रेशोज में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के दरमियान कंपैरिजन या रिलेशनशिप ही देख रहे होते हैं और उनकी रिलेटिव वैल्यूज देख रहे हैं। इस नाम से शो हो रहा है, एक तो हमारे पास टोटल एसेट एलिमेंट होगा, जबकि दूसरा हमारे पास क्या होगा, टर्नओवर यानी एक्टिविटी। एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है, सेल। ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है टोटल टर्नओवर, टोटल एसेट टर्नओवर रेशो। यानी उस रेशो के नाम से ही उसका फार्मूला बन रहा है। और मोस्टली हम इन रेशोज में दो एलिमेंट के दरमियान कंपैरिजन देख रहे होते हैं। अब ये कंपैरिजन किसका है, टोटल एसेट और सेल के दरमियान, के इनका आपस में क्या रिलेशन है, यानी टोटल एसेट सेल में कितना जल्दी कन्वर्ट हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं टर्नओवर या एक्टिविटी रेशो। और उसमें एक स्पेसिफिक कैटेगरी है कि टोटल एसेट टर्नओवर रेशो। सॉरी, इस पे अपोजिट लिख गया मैं। हाँ, इस पे सेल्स को पहले लिखते हैं डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। यानी सेल और टोटल एसेट के दरमियान जो कंपैरिजन है, इसको हम, या इसकी जो रिलेटिव वैल्यू आती है सेल की टोटल एसेट के लिहाज से, जो रिलेटिव वैल्यू आती है उसको हम टोटल एसेट टर्नओवर रेशो कहते हैं। इसके बाद दूसरी हमारे पास होती है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। इसमें भी फिर टर्नओवर वर्ड आया पड़ा है, मतलब एक पार्ट इसमें सेल्स होगा और दूसरा पार्ट क्या है इसमें, फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट, इससे हम एक चीज लेस करते हैं, फिक्स्ड एसेट से हम इसकी नेट वैल्यू लेते हैं। नेट फिक्स्ड एसेट का क्या मतलब है, यानी फिक्स्ड एसेट इसमें से लेस करते हैं डेप्रिसिएशन को। जो बाकी हमारे पास बचता है उसको हम कहते हैं नेट फिक्स्ड एसेट। सेल तो हमारे पास सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखें, नेट फिक्स एसेट में से डेप्रिसिएशन को लेस कर लेते हैं, और सेल्स हमारे पास क्या होती हैं, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें ऐड कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को। तो जो हमारे पास बनता है वो सेल। यानी सेल में दो चीजें होती हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो इन दोनों का टोटल हमारे पास सेल्स बन जाता है, और सेल्स ये यहाँ पे पुट करते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं नेट फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में से डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं तो नेट फिक्स एसेट हमारे पास आ जाता है, उसको हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास बन जाती है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो। इसी तरह दूसरी, इसके बाद तीसरे नंबर पे है हमारे पास करंट एसेट
टर्नओवर रेशो। अब टर्नओवर का वर्ड आ गया है, एक तो हमारे पास सेल ही होगा, इसको डिवाइड कर देंगे करंट एसेट पे। अब यहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लेस करनी, क्योंकि डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे होती है, इसलिए लेस की थी। यहाँ पे करंट एसेट ही आएगा। करंट एसेट को अगर सेल पे डिवाइड कर दिया जाए तो करंट एसेट टर्नओवर रेशो होती है। अब इस चीज का मतलब क्या है कि हमारे जो करंट एसेट हैं वो कितने जल्दी सेल में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, उनका टर्नओवर हो रहा है। इसी तरह हमारे पास चौथी है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। इसका फार्मूला होता है, टर्नओवर वर्ड है तो फिर सेल्स आएगा, और दूसरा पार्ट हमारे पास एलिमेंट क्या होगा, वर्किंग कैपिटल होगा। ये हमारे पास हो गया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। अगर आप देखें सेल तो मैंने अभी समझाया था कि सेल क्या होता है, सेल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अब वर्किंग कैपिटल हमारे पास कहाँ से आता है, कैसे होता है? अगर आपको याद हो तो हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी, जो उसको कैपिटल भी बोलते हैं। अब अगर यहां से कैपिटल को एक साइड पे लें, बाकी बचता है एसेट माइनस लायबिलिटीज। अब ये कैपिटल हमारे पास दो किस्म का होता है, एक वर्किंग कैपिटल और दूसरा फिक्स्ड कैपिटल। इसी तरह एसेट भी हमारे पास दो किस्म के होते हैं, करंट और फिक्स एसेट। लायबिलिटीज भी दो किस्म की हो गई, ये मैं आपको अलग समझा देता हूं ताकि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। अब ये हमारे पास दो किस्म का हो गया कैपिटल, एक वर्किंग कैपिटल हो गया और दूसरा फिक्स्ड कैपिटल हो गया। इसी तरह एसेट भी हमारे पास दो किस्म के हो गए, करंट एसेट और दूसरा हमारे पास हो गए फिक्स एसेट। लायबिलिटीज भी दो किस्म की हो गई, करंट लायबिलिटीज और फिक्स लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब अगर आप देखें यहां पे, हम अगर करंट एसेट लें, लेस कर लें करंट लायबिलिटी से, तो यहाँ पे कैपिटल कंप्लीट तो हमारे पास नहीं बन रहा, क्योंकि कैपिटल में तो ये भी इंक्लूड होना है और ये भी इंक्लूड होना है। हम सिर्फ
ये और ये इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये जो छोटा कैपिटल बन रहा है इसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, हमारे पास वर्किंग कैपिटल आ। उसके बाद है, ये हमारे पास 4 रेशोज हो गई, यानी टर्नओवर रेशोज में हमने 4 रेशोज देख ली। पहली थी टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, दूसरी थी करंट एसेट टर्नओवर रेशो, और तीसरी थी फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो, और चौथे नंबर पे हमने देख ली कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। इसके बाद है 5वें नंबर पे हमारे पास फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है स्टॉक टर्नओवर रेशो। अब यहाँ पे हमें टर्नओवर का वर्ड है, एक चीज तो शो हो रही है कि सेल होगी। हमने 2 एलिमेंट देखते हैं, एक हमें पता चल गया कि सेल है, जबकि दूसरा एलिमेंट हमारे पास होगा स्टॉक। अब अगर आप देखें तो ये स्टॉक हमारे पास 2 किस्म का होता है। अब ये वो स्टॉक है जो सेल नहीं हुआ अभी, क्योंकि हम वो देख रहे हैं ना स्टॉक, जो इन्वेंट्री हमारे पास बाकी रह जाती है, हम उसका देख रहे हैं, उसके और सेल के दरमियान क्या रिलेशन। अब ये 2 किस्म का है, ये ओपनिंग स्टॉक होता है, दूसरा हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक होता है। आप बैलेंस शीट को अगर देखें तो उसमें 2 किस्म का स्टॉक होगा, एक ओपनिंग स्टॉक जो पीरियड के स्टार्ट में मिलता है हमें, प्रीवियस पीरियड का बचा हुआ, और एक क्लोजिंग स्टॉक जो कि उस करंट पीरियड का अनसोल्ड बाकी रह जाता है। अब अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स थे कि हम सेफली प्ले करना चाहते हैं। एक कंसेप्ट था अकाउंटिंग का, कंजर्वेटिज्म। ये कंसेप्ट क्या कहता है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, इसके मुताबिक है, ये कहता है कि फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस बट नो प्रॉफिट। इस प्रिंसिपल के मुताबिक कि आपको फ्यूचर में अगर कोई प्रॉफिट होना है उसको आप काउंट ना करें, बल्कि अगर आपको कोई फ्यूचर में लॉस होना है तो उसको लाजमी कंसीडर करें। यानी ये वही पॉलिसी हो गई ना कि प्ले सेफ की पॉलिसी हो गई ना, कि वो सेफली खेलना चाहते हैं। अकाउंटिंग परफॉर्म करते वक्त या ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त या ये डिफरेंट स्टेज जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बनाते वक्त हम पॉसिबल लॉसेस को तो इम्पोर्टेंस देते हैं, जबकि पॉसिबल प्रॉफिट को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। यानी अगर फ्यूचर में कोई लॉस होना है तो उसको कंसीडर किया जाता है, जबकि प्रॉफिट होना है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाता। अगर वो हो जाता है तो उसके बाद उसको रिकॉर्ड किया जाता है। अब इसकी बेस पे लेट्स सपोज हमारे पास ये जो स्टॉक पड़ा है, कुछ ओपनिंग स्टॉक था या क्लोजिंग स्टॉक है, ये जो स्टॉक है हमारे पास ये अभी सेल तो नहीं हुआ। लेट्स सपोज इस पे स्टॉक पे हमारी कॉस्ट आई है 200 रुपीज और सेल करते हैं 250 का, तब जाके 50 रुपीज हमें प्रॉफिट होता है। अब ये अभी जो सेल नहीं हुआ, हो सकता है कल जाके ये हमारा 250 पे सेल ही ना हो,
इससे लेस पे भी सेल हो सकता है, इससे हायर पे भी सेल हो सकता है। इसलिए प्ले सेफ की पॉलिसी को अपनाते हुए हम इसकी कास्ट वैल्यू को लेते हैं, यानी जो हमारे पास स्टॉक होता है या इन्वेंट्री होती है उसको हम कास्ट पे ही काउंट करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं। अब अगर आप देखें तो ये सेल्स, ये तो सेल वैल्यू है, हमने इसको लेना है कास्ट पे। ये इन्वेंट्री जो हमारे पास होती है, ये बैलेंस शीट से जो इन्वेंट्री हम क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू लेंगे, हम इसकी एवरेज लेते होते हैं, इन दोनों की एवरेज को लेते हैं। उसका इस एवरेज का रिलेशनशिप हम देखेंगे किसके साथ, अगर हम सेल के साथ देखें तो ये है कास्ट बेस पे, क्योंकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड में तो हम ये कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट या प्रिंसिपल के थ्रू हम चलते हैं और वहां पे हम कास्ट के थ्रू लेते हैं। जबकि दूसरा एक एलिमेंट हमारे पास ये हो गया, दूसरा है हमारे पास सेल। सेल तो वो सेल वैल्यू है, हम सेल को भी कास्ट पे लेके आते हैं ताकि कंपैरिजन करते वक्त हम दो चीजों के दरमियान अगर कंपैरिजन करना हो तो उनको सेम यूनिट में लेके आते हैं। जैसे 1 किलो के केजी का कंपेयर हम 1 ग्राम के साथ नहीं कर सकते, या तो हम इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करें या इस केजी को ग्राम में कन्वर्ट करें। इसलिए अब 2 एलिमेंट है हमारे पास, इस रेशो के नाम से शो हो रहा है कि 2 एलिमेंट होंगे, एक होगा हमारे पास सेल्स, दूसरा होगा स्टॉक। अब स्टॉक हमारी मजबूरी है क्योंकि हम कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के थ्रू इसको कास्ट पे लेते हैं, तो सेल को भी हम कास्ट पे ही लेंगे। तो इसका फार्मूला अब हमारे पास बनेगा, यहाँ सेल्स एक एलिमेंट है, दूसरा है स्टॉक। स्टॉक हमारे पास 2 किस्म का है, इसलिए हम एवरेज ले रहे हैं, एवरेज स्टॉक। और ये एवरेज स्टॉक ये कास्ट पे होता है, इसलिए हम सेल को भी कास्ट पे लेके आते हैं। और सेल को कास्ट पे लिखने का मतलब क्या है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है किस चीज का, स्टॉक टर्नओवर रेशो का। मैंने कहा था कि हर रेशो में 2 एलिमेंट को हम देखते हैं, 2 एलिमेंट के दरमियान रिलेशनशिप देख रहे होते हैं, और वो रिलेशनशिप उसके नाम से हम उन एलिमेंट का डिसीजन करते हैं। जैसे यहाँ पे स्टॉक है, एक एलिमेंट स्टॉक होगा, दूसरा टर्नओवर वर्ड है तो सेल्स होगा। अब यहाँ पे सेल्स और यहाँ पे स्टॉक, स्टॉक हमारी मजबूरी है कि हम कास्ट पे लेते हैं, इसलिए कंपैरिजन पर्पस के लिए हम सेल को कास्ट पे ले जाएंगे, यानी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी CGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया स्टॉक टर्नओवर रेशो का। ये CGS हमारे पास कैसे फाइंड आउट होती है, CGS यानी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट, सॉरी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। वो स्टेटमेंट तो हम कास्ट अकाउंटिंग में बनाते हैं, वो यहाँ पे नहीं बनाते। हमारे पास जो सेल्स होती हैं इसमें 2 चीजें होती हैं, एक हमारे पास CGS होती है यानी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, प्लस दूसरा इसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करते हैं। इसके हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज एक कंपनी ए है, वो कोई प्रोडक्ट बना रही है, उसकी कास्ट आ रही है 150 रुपीज एक पर यूनिट का बता रहे हैं। अब ये उसकी कास्ट है, वो अपना कुछ प्रॉफिट रखेगी, लेट्स सपोज वो 50 रुपीज रखती है, तो वो इसको 200 पे सेल करेगी। अब ये है उसकी सेल वैल्यू। अब इस सेल में 2 चीजें शामिल हैं, एक तो उसकी कास्ट यानी CGS,
और दूसरा उसकी यानी ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहां से ये वही फार्मूला है, सेल इज इक्वल टू CGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। इससे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्या बन जाएगी? CGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये एक पोर्शन इसका, इस रेशो का हमने फाइंड कर लिया कि CGS हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी ग्रॉस प्रॉफिट को लेस कर लेते हैं सेल में से। अब दूसरा एवरेज स्टॉक, ये हम कैसे फाइंड करेंगे? जैसे अभी मैंने बताया कि बैलेंस शीट में ये स्टॉक एक वैध एलिमेंट है जो 2 बार आता है। यानी स्टॉक हमारे पास एक तो ओपनिंग स्टॉक होता है, दूसरा हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक होता है। इसको हम ऐड कर लेते हैं, और ये 2 हैं तो 2 पे डिवाइड करना, ये हमारे पास एवरेज आ जाएगी, एवरेज स्टॉक आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को हम ऐड कर लेते हैं और 2 पे डिवाइड कर लेते हैं तो एवरेज स्टॉक आ जाता है, और इससे हम स्टॉक टर्नओवर रेशो फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये एक और बात है कि ये तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक तो उस वक्त होगा ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी रनिंग है, यानी वो पहले से काम कर रही थी। एक जो ऑर्गेनाइजेशन न्यू होगी उसका तो प्रीवियस पीरियड का कोई क्लोजिंग स्टॉक होगा ही नहीं। अगर प्रीवियस पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो करंट पीरियड का ओपनिंग स्टॉक भी नहीं होगा, तो फिर हमारे पास सिर्फ एक स्टॉक बच जाता है, क्लोजिंग स्टॉक, और इसको हम इन्वेंट्री का नाम दे रहे होते हैं। यानी अगर हमारे पास सिर्फ एक ही स्टॉक हो यानी क्लोजिंग स्टॉक, और बैलेंस शीट में इन्वेंट्री के नाम से लिखा होता है, तो हम सिर्फ इन्वेंट्री को डिवाइड करते हैं, यानी वो एवरेज जो हम ले रहे थे वो नहीं लेंगे, और CGS यानी वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ये जो रेशो हमारे पास बन रही है, इस रेशो को हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कहते हैं। अब ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और स्टॉक टर्नओवर रेशो सेम चीज है, बस डिफरेंस इतना है कि ये हमारे पास इन्वेंट्री हम इसको उस टाइम कहते हैं जब हमारे पास सिर्फ एक स्टॉक हो, यानी क्लोजिंग स्टॉक हो, इन्वेंट्री के नाम से लिखा होता है बैलेंस शीट में। और स्टॉक टर्नओवर स्पेसिफाई कर देता है कि दोनों, यानी ऑर्गेनाइजेशन काफी अर्सा पहले से ही काम कर रही है, मिनिमम 1 ईयर 1 पीरियड पहले से ही काम कर रही है, तो उसका क्लोजिंग स्टॉक भी है प्रीवियस पीरियड का, जो अब हम ओपनिंग स्टॉक के तौर पर लें। इसके बाद हमारे पास छठे नंबर पे आती है डेटर टर्नओवर रेशो। अगर आप नोट करें, अभी जैसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, सेल हमारे पास 2 किस्म की होती है। एक हमारे पास कैश सेल्स होती हैं, दूसरी क्रेडिट सेल होती है। अब ये जो क्रेडिट सेल है ये हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल बनते हैं,
अकाउंट रिसीवेबल यानी हमने जो क्रेडिट सेल की, उधार पे चीजें सेल कर दी, उनसे जो हमने अमाउंट रिसीव करनी, ये आगे दो किस्म का होता है। एक होता है हमारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीवेबल, और दूसरा हमारे पास डेटर होते हैं। यानी ये बेसिकली सेम चीजें ही हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारे कुछ ऐसे भी कस्टमर होते हैं जो क्रेडिट पे हमसे चीजें ले जाते हैं, लेकिन हमें टाइम पे पेमेंट नहीं करते। एक बार दो बार हमें उनके पास जाना पड़ता है, फिर जाके हमारी उनसे अमाउंट रिकवर होती है। तो इसलिए हम उनसे बिल बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करवा लेते हैं। अब ये भी हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल है। और डेटर, ये डेटर वो हैं जिनसे हमने बिल ऑफ एक्सचेंज साइन नहीं कराया हुआ। यानी ये हमारे ट्रस्ट वर्थी होते हैं, इनसे हमें पता होता है कि पेमेंट टाइम पे मिल जानी है, और जिनसे नहीं मिलती उनसे हम बिल साइन करवा लेते हैं। तो ये दोनों हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल में आते हैं। यानी सेल हमारे पास दो किस्म की होती है, एक क्रेडिट सेल और एक कैश सेल। कैश सेल तो कैश हमें मिल गई, क्रेडिट सेल, अब क्रेडिट सेल को हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। अब अकाउंट रिसीवेबल दो किस्म का होता है, एक हमारे पास डेटर होते हैं, एक हमारे पास बिल रिसीव बिल बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीवेबल। अब अगर आप देखें तो ये जो सेल्स हैं, या अब हम इसमें डेटर का वर्ड आया हुआ है, डेटर टर्नओवर, तो हम सेल टर्नओवर मतलब सेल हम लेंगे। दूसरा एलिमेंट क्या है कि अकाउंट रिसीवेबल, डेटर की तरफ हमने जाना है। अब ये सेल हमारे पास कुछ सेल्स रिटर्न भी होती हैं। जिस तरह ये सेल थी, इसकी दो टाइप्स थी, कैश सेल और क्रेडिट सेल। अब इसमें भी रिटर्न हो सकता है और इसमें भी रिटर्न हो सकता है। तो यहाँ पे आप फार्मूला बनाते वक्त हम एक चीज माइंड में रखेंगे कि जैसे पहले तो हम सेल लिखते आए थे, उसका मतलब उसका भी यही था कि नेट सेल थी। अब यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं नेट क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम डेटर के लिहाज से इसको देख रहे हैं। इसको डिवाइड कर देते हैं अकाउंट रिसीवेबल पे। अब इस अकाउंट रिसीवेबल में हमारे पास दोनों शामिल होंगे, यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीवेबल और डेटर, ये दोनों हमारे पास शामिल होंगे। सॉरी, यहाँ पे हम एवरेज लेते हैं इनका, ये दो हैं तो एवरेज लेंगे। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। अब हम नेट क्रेडिट सेल कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये हमारे पास होती है नेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू हमारे पास जो टोटल सेल होती है। जैसे हमने देखा ना कि सेल की दो टाइप्स थी, पहले हम टोटल सेल लेंगे, उसमें से हम क्रेडिट से सॉरी कैश सेल्स को लेस कर लेंगे। तो बाकी हमारे पास क्या बच गई? क्रेडिट सेल बच गई। अब ये क्रेडिट सेल बाकी बच गई हमारे पास। अब हम इस क्रेडिट सेल का नेट ले रहे हैं, मतलब इसमें से मजीद लेस करेंगे, लेस क्रेडिट सेल रिटर्न, यानी जो हमें रिटर्न हो चुके हैं उसको भी मजीद लेस कर लेते हैं।
तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा कि टोटल सेल्स लेस कैश सेल्स लेस सेल रिटर्न। इससे हमें नेट क्रेडिट सेल्स मिल जाएंगे। और इस फार्मूले का दूसरा पार्ट है एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। अब हम देखते हैं कि एवरेज अकाउंट रिसीवेबल को कैसे फाइंड करना है। इज इक्वल टू, हमने देखा कि अकाउंट रिसीवेबल में दो चीजें होती हैं, एक डेटर होते हैं हमारे पास और दूसरे हमारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीवेबल। डेटर्स प्लस बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीवेबल। अब यहां पे हम इन पे दो डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये भी एक बार आ रहा है और ये भी एक बार आ रहा है। हम एवरेज फाइंड करते वक्त अगर कोई वैल्यू एक से ज्यादा बार आ रही होती है तो उस वक्त हम उस पे नंबर ऑफ टाइम के जितने बार वो आ रहा है शो हो रहा है उसको डिवाइड कर। जैसे हमने देखा था स्टॉक को, स्टॉक हमारे पास एलिमेंट सेम था बट वो दो बार आ रहा था, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, इसलिए हमने दो डिवाइड कर दिया था। यहाँ पे ये दो डिफरेंट एलिमेंट हैं और एक एक बार आ रहे हैं, इसलिए इस पे हम दो डिवाइड नहीं करेंगे। हाँ, अगर हमारे पास ये हो सकता है कि हमारे पास डेटर दो बार आ रहा है, यानी ओपनिंग ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर, तो फिर ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर, इस पे अब दो डिवाइड होगा और प्लस करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीवेबल। अब इसमें ये एक बार आ रहा है तो इस पे कोई दो डिवाइड नहीं होगा, दो इस उस पे डिवाइड होगा जो एक से ज्यादा बार आ रहा है, यानी दो बार आ रहा है। इसी तरह अगर ये भी हो सकता है कि डेटर भी हमारे पास दो बार आ रहा है, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीवेबल ये भी दो बार आ रहा है, तो फिर फार्मूला बनेगा ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2 प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे। अब इसी फार्मूला से हम ये भी बना सकते हैं कि ये ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीवेबल, और इस सारे पे एक बार दो को डिवाइड कर, ये भी फार्मूला बन सकता है। और ये भी हो सकता है कि अगर डेटर हमारे पास एक बार आ रहा है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीवेबल ये दो बार आ रहा हो, तो फिर हमारे पास फार्मूला बनेगा डेटर प्लस बिल्स ऑफ एक्सचेंज ओपनिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीवेबल, और प्लस कर देंगे क्लोजिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीवेबल, डिवाइड कर देंगे 2, यानी 2 हम उसी पे ही डिवाइड करेंगे जो एक स्पेसिफिक वैल्यू दो, यानी जो एक स्पेसिफिक एलिमेंट दो बार आ रहा हो, चाहे वो डेटर हो या जो वो
बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीवेबल। तो ये इस तरह हम अकाउंट एवरेज अकाउंट रिसीवेबल फाइंड कर लेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास किस तरह का डेटा है। प्रेफर हम इसको करते हैं, यानी ये सिंपल वाला फार्मूला जो है। अगर उसमें मजीद हमारे पास डेटर 2 बार आया हो और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीवेबल भी 2 बार आया हो, तो फिर हम ये फार्मूला लगाते हैं। इसी का इक्विवेलेंट है ये फार्मूला, आप ये भी लगा सकते हैं। और अगर डेटर हमारे पास 2 बार आए और बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीवेबल ये 1 बार आए, तो फिर हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। और अगर डेटर हमारे पास 1 बार आए और बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीवेबल 2 बार आए, तो फिर हम ये फार्मूला लगाते हैं। तो ये हमारे पास 6 नंबर रेशो थी, डेटर टर्नओवर रेशो। अच्छा, यहां पे एक और बात है, इसका जो हमारे पास जवाब आएगा ये हमारे पास ईयर्स में आएगा, क्योंकि ये हम सेल भी साल की ले रहे होते हैं और एवरेज अकाउंट रिसीवेबल ये ओपनिंग और क्लोजिंग ये भी साल का ले रहे हैं। तो इसलिए इसका ये 1 साल का मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आमतौर पर पीरियड हमारे पास एक साल का होता है। अगर हमारे पास एक पीरियड तीन मंथ का है, तो ये डेटा भी 3 मंथ का होगा, ये डेटा भी 3 मंथ का होगा, तो ये जवाब भी हमारे पास 3 मंथ का है। तो ये हमारे पास थी डेटर टर्नओवर रेशो, जिसमें हमारे पास जो जवाब आता है वो उस पीरियड के मुताबिक होता है कि उस पीरियड में कितना टाइम है, 3 महीने का है, 4 महीने का है, या वो 6 महीने का है, या 1 साल का है। अगर हम इसको यानी एक दिन का फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए हम एक और रेशो यूज करते हैं, और वो है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड में क्या होता है कि अकाउंट रिसीवेबल जो हमारे पास होता है, यानी इसमें आप दोनों शामिल हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीवेबल और डेटर दोनों शामिल होंगे। इसको डिवाइड कर देते हैं एवरेज डेली क्रेडिट से। यानी अकाउंट रिसीवेबल जो हमारे पास टोटल है उसको हम डिवाइड कर दें एवरेज डेली क्रेडिट सेल के ऊपर, तो हमारे पास एवरेज कलेक्शन पीरियड आ जाएगा। अब जैसे ये था, लेट्स सपोज हमारे पास इसका जवाब आया था 13, तो ये 13 क्या शो कर रहा होगा, उसमें डेटा हमने सारा पीरियड बेस पे लिया था। ये शो करेगा कि एक पीरियड में 13 टाइम हम अपने डेटर से कलेक्शन करेंगे, यानी डेटर से हमें अमाउंट रिसीव होगी 13 टाइम इन अ पीरियड। जबकि इससे जो हमारा जवाब आएगा वो डेज में आएगा। इससे शो होगा कि हर
13, लेट्स सपोज इसका जवाब आ जाता है हमारे पास 24 या 28 आ जाता है। इसका मतलब है हर 28 दिन बाद हम अपने अकाउंट रिसीवेबल से अमाउंट रिसीव करेंगे। ये नंबर ऑफ डेज बता रहा है, वो नंबर ऑफ डेज नहीं बता रहा, वो बता रहा है कि एक पीरियड के अंदर कितने कितने बार हमें अमाउंट रिसीव होगी, जबकि ये नंबर ऑफ डेज बता रहा है कि इतने दिन के अंदर हमें एक बार रिसीव होगी, यानी हर 28 दिन बाद हमें अमाउंट रिसीव होगी। ये थी हमारे पास एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसके बाद हमारे पास एक और रेशो आती है 8 नंबर पे, वो है क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। अब जिस तरह इसका फार्मूला था हमारे पास कि नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड कर दिया था एवरेज अकाउंट रिसीवेबल पे। अब ये क्रेडिटर जिनको हमने पेमेंट करनी होती है, जिनसे हम उधार पे चीजें परचेज करते हैं, तो यहाँ पे नेट क्रेडिट सेल्स था, तो यहाँ पे अब आ जाएगा नेट क्रेडिट परचेजेस, कि हम जिनसे परचेज कर रहे हैं, क्योंकि ये क्रेडिटर से रिलेटेड है, और डिवाइड होगा। अब इसमें था हमने डेटर था तो अकाउंट रिसीव करना होता था, अब यहाँ पे क्रेडिटर है तो इनको तो हमने पेमेंट करनी है। एवरेज अकाउंट पेएबल, अब इसमें नेट क्रेडिट परचेजेस हमारे पास कैसे आएगा, नेट क्रेडिट परचेजेस ये इक्वल होगा टोटल परचेजेस इसमें से लेस कर लेंगे कैश परचेजेस। अब इसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, क्रेडिट परचेजेस। अब इसमें से एक और एलिमेंट भी हम लेस करेंगे, जिस तरह हमने वहां पे लेस किया था, लेस करेंगे हम परचेज रिटर्न। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, नेट क्रेडिट परचेजेस। अब अगर इसी से फार्मूला ही बना लें तो ये बनेगा टोटल परचेजेस लेस कैश परचेजेस लेस परचेज रिटर्न। ये हमारे पास आ गया, ये नेट क्रेडिट परचेजेस, ये ऊपर वाला पार्ट। ये दूसरा है हमारे पास एवरेज अकाउंट पेएबल, ये भी उसी तरह ही होगा, इसमें भी दो पार्ट ही होंगे। जिस तरह हमने सेल की थी क्रेडिट सेल, और हमारे जो ट्रस्टवर्थी डेटर थे उनसे तो हमने कोई बिल ऑफ एक्सचेंज साइन नहीं कराए थे, जबकि इसी तरह हमारे केस में भी तो होगा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे सप्लायर, कुछ हम पे ट्रस्ट करेंगे कुछ नहीं करेंगे, कुछ हमसे
बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कराएंगे और वो बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे पास पेएबल होंगे, यानी एवरेज अकाउंट पेएबल इसमें दो एलिमेंट होंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेएबल और दूसरा अब हमारे क्रेडिट्स इनको बोलेंगे। वहां पे रिसीव करना था तो हमने डेटर कहा था, अब हम क्रेडिटर कह रहे हैं। अब इसकी बेस पे हमने इसका एवरेज लेना है, तो एवरेज कैसे बनेगा, एवरेज अकाउंट पेएबल यानी क्रेडिटर प्लस बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेएबल। अब लेट्स सपोज हमारे पास ये दो बार है उसी तरह जिस तरह पहले हमने देखा था, तो फिर ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर, डिवाइड कर देंगे दो पे। और हम एग्जांपल लेते हैं कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेएबल भी दो बार है, तो हम इसको भी ऐड करेंगे, यानी ओपनिंग बिल्स पेएबल प्लस क्लोजिंग बिल्स पेएबल और डिवाइड कर देंगे दो पे। अब इसी फार्मूले को इस तरह भी लिखा जा सकता है, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल्स पेएबल बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेएबल प्लस क्लोजिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेएबल। अब इस सारे को दो पे डिवाइड कर दिया। अब ये भी हो सकता है कि हमारे पास क्रेडिटर दो बार हो जबकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेएबल एक बार हो, तो फिर हमारे पास फार्मूला बनेगा ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइडेड बाय 2 प्लस बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेएबल। अब ये भी पॉसिबल है कि हमारे पास क्रेडिटर एक बार हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेएबल दो बार हो, तो इसका फार्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेएबल प्लस क्लोजिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेएबल। अब इस पे दो को डिवाइड कर देंगे, ये इस तरह बनेगा। अब इसका ये फार्मूला बन जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे पास गिवन डेटा कौन सा है, गिवन डेटा के मुताबिक हम फार्मूला पुट करेंगे, उस फार्मूले में वैल्यू पुट करके ही वैल्यू निकालेंगे। तो इससे चाहे हमारे पास ये फार्मूला अप्लाई हो, ये हो, ये हो या ये हो, इन सब से हमें एवरेज अकाउंट पेएबल मिल जाए और एवरेज अकाउंट पेएबल को डिवाइड कर देना है एवरेज, और इसको डिवाइड कर देना है नेट क्रेडिट परचेजेस पे। और नेट क्रेडिट परचेजेस का मैंने बताया है कि टोटल परचेजेस में से कैश परचेजेस और परचेज रिटर्न को लेस कर देते हैं तो हमारे पास नेट क्रेडिट परचेजेस आ जाते हैं। ये हमारे पास क्रेडिटर टर्नओवर हो गया। अब देखें तो ये नेट क्रेडिट परचेजेस ये भी हम एक पीरियड का ले रहे हैं और एवरेज अकाउंट पेएबल ये भी एक पीरियड का आ रहा है। लेट्स सपोज इसकी वैल्यू आ जाती है 14, तो इस 14 का क्या मतलब, यानी इस डेटा जो हमारे पास गिवन था उसमें हमने पुट किया और इसका जवाब 14 आ गया। इस 14 का मतलब है कि हमें एक पीरियड के अंदर 14 बार पेमेंट करनी पड़ेगी। अब ये पीरियड की बेस पे बता रहा है कि एक पीरियड के अंदर कितने बार हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर हम चाहें कि ये पेमेंट हमें कितने दिन के बाद करनी पड़ेगी,
यानी एक से दूसरी पेमेंट के दरमियान नंबर ऑफ डेज का गैप कितना है, तो उसके लिए हम एक और रेशो परफॉर्म करते हैं। वो बाकी इसी तरह की होती है, बस यही फर्क होता है उसमें कि वो डेज बताती है, जिस तरह एवरेज कलेक्शन पीरियड में हमने देखा था। अब 9वें नंबर की आएगी एवरेज पेमेंट पीरियड। इसमें क्या होगा, अकाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय एवरेज डेली परचेजेस। वहां पे हमने एवरेज अकाउंट रिसीवेबल लिखा था, अब पेमेंट के रिलेटेड है तो हम पेएबल कह रहे हैं, और वहां पे एवरेज डेली सेल्स क्रेडिट सेल्स था, तो यहाँ पे हम एवरेज डेली क्रेडिट परचेजेस लेंगे कि ये पेमेंट से रिलेटेड है, यहाँ पे क्रेडिट परचेज। तो इसका जवाब नंबर ऑफ डेज में आएगा, यानी डेज आएगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास आ जाता है 29। अब इस 29 का क्या मतलब है कि हर 29 डेज के बाद हमें एक पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी पहली पेमेंट आज की है, 29 डेज के बाद हम दूसरी पेमेंट करेंगे। तो ये थी कैलकुलेशन। अब फाइनेंशियल रेशो एनालिसिस का दूसरा पार्ट होता है इंटरप्रिटेशन। अब ये डिपेंड करता है कि इसकी इंटरप्रिटेशन आगे मुख्तलिफ फैक्टर हैं कि जैसे ये वैल्यूज आ गई, ये डिपेंड करता है कि एक्सेप्टेबल वैल्यू उस इंडस्ट्री में क्या है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि उसकी नेचर पे भी डिपेंड कर, ये अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि बिजनेस की नेचर और इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। इसी तरह एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जिसके साथ हम कंपेयर करते हैं, वो एक वैल्यू लेट्स सपोज अब ये 29 है, इससे हमें इसकी इंटरप्रिटेशन क्या करना, ये एक्सेप्टेबल है या एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अकाउंटेंट जो होते हैं उन्होंने एक वैल्यू प्रेस्क्राइब की हुई होती है, ऑलरेडी प्री डिटरमाइन होती है, और इसके लेट्स सपोज इसकी एक जो हम इसके एग्जांपल ले रहे हैं 29 डेज जो आ रहे हैं एक फर्जी ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी प्री डिटरमाइन वैल्यू 25 है। अब ये क्या शो कर रहा है कि ये होनी चाहिए थी, जबकि ये आ रहे हैं 29 डेज आ रहे हैं, तो कलेक्शन करने में ऑर्गेनाइजेशन वीक है। ऑर्गेनाइजेशन की ये एक वीकनेस है कि उसका कलेक्शन पीरियड जितना जो डिटरमाइंड प्री डिटरमाइंड है, जो होना चाहिए उससे ज्यादा है, वो डिले कर रहे हैं। अब इसकी मजीद आगे रीजंस हो सकती हैं, मजीद इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, क्योंकि शुरू में मैंने प्रिकॉशंस बताई थी ना पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि कोई एक रेशो कंप्लीट रिजल्ट नहीं देती। इस एक से हम कंप्लीट रिजल्ट नहीं ले सकते कि ये डिफरेंस आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है। इसके लिए हमें मजीद इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, मजीद रेशोज परफॉर्म कैलकुलेट करनी पड़ती है। इसके इंटरप्रिटेशन के लिए वैल्यू प्री डिटरमाइंड जो होती है, इसको इसके भी आगे फैक्टर होते हैं। ये ऐसे डिटरमाइन नहीं कर लेते कि 25 डेज है या 26 डेज है या कोई वैल्यू। अब जैसे स्टॉक टर्नओवर के लिए कोई वैल्यू डिटरमाइन की हुई है, उसके आगे फैक्टर होते हैं, वो नेचर ऑफ बिजनेस होता है, उसके अलावा इंडस्ट्री की नेचर होते हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज की अवेलेबिलिटी, इसी तरह के काफी फैक्टर होते हैं। उनकी बेस पे वो एक वैल्यू डिटरमाइन की जाती है, फिर उसके साथ कंपेयर किया जाता है।
तो ये थी हमारे पास फाइनेंशियल रेशो एनालिसिस में जो हम रेशोज कैलकुलेट करते हैं, उसकी 5 टाइप हमने देखी थी। तो ये उसकी सेकंड कैटेगरी जो थी, टर्नओवर रेशोज या एक्टिविटी रेशोज जिनको हम बोलते हैं, ये थी टर्नओवर रेशोज। इससे आने वाली वीडियोस में हम मजीद आगे जो बाकी कैटेगरीज हैं, जैसे डेट रेशोज हो गई, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज हो गई, या मार्केट रेशोज हो गई, वो हम देखें। तो तब तक खुदा हाफिज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर हाँ आपको कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा।